अब तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मेरे सहयोगी ने जोशीमठ की तस्वीरों को आपको दिखाया, हालात को आपको दिखाया। ये हालात है, दरार इतनी चौड़ी है कि कोई आदमी तक उसमें उतर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सरकारी अधिकारी जो 1976 के रिपोर्ट आने के बावजूद नहीं जाग पाए थे कि जोशीमठ में किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, निर्माण नहीं होना चाहिए, उन लोगों की नींद कल तक नहीं टूटी। कल जब वो वहाँ पर सर्वेक्षण के लिए पहुँचे थे, वहाँ सर्वे कर रहे थे, उस वक्त भी उनके हाथों में डंडियाँ थीं और वो डंडी से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले के पीछे की वजह क्या है, जड़ क्या है, और डंडियों से वो इन दरारों को नापने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीरें वाकई कोई नहीं हो सकती। इतना तो करीब करीब साफ है कि कहीं ना कहीं जोशीमठ को लेकर लापरवाही बरती गई है, चाहे इसकी जिम्मेदारी सरकार की हो, सिस्टम की हो, या फिर चेतावनी के बावजूद लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन कर रही कंपनियों की। अब जब हालात बेकाबू हो चुके हैं तो सरकार से लेकर प्रशासन तक एक्शन में है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का आसमान से जायजा लिया। इसके बाद भूस्खलन प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया। कई पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की। कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है, पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ी दूर तक गए, कुछ लोगों से मिले और उसके बाद चले गए। वहीं दूसरी ओर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कई जगह पर लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी की। बेघर होने के मजबूर जो लोग हैं उन्होंने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो सवाल यही है कि जोशीमठ के इस हालात का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से आज 2000 से भी ज्यादा लोग जिंदगी के उनके खतरे में हैं? क्यों आस्था का एक सेंटर डेंजर जोन में आ चुका है? अगर आप गौर से देखेंगे तो जानेंगे कैसे जोशीमठ को धंसता शहर बनाने में सरकार और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है और कई भूवैज्ञानिकों का दावा है कि जोशीमठ का शहर भूस्खलन के मलबे और ढलान पर बसा हुआ शहर है। मतलब ये कि जोशीमठ शहर की सतह में चट्टानें कम और मिट्टी ज्यादा है। हमने बताया भी था कि रिपोर्ट में जोशीमठ ग्लेशियर की ओर से लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ एक शहर है। साल 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी ये कहा जा चुका है कि जोशीमठ में जो चट्टानें हैं वो कमजोर हैं। लापरवाही का एक और आलम देखिए, 2 नदियों से घिरे जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम लचर रहा और जिस वजह से लगातार पानी का रिसाव होता रहा। एक तो कमजोर चट्टानें, ऊपर से लगातार पानी का रिसाव, इससे शहर की नींव लगातार कमजोर होती चली गई। लापरवाही की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। रिपोर्ट में चेतावनी के बावजूद जोशीमठ के आसपास पहाड़ के सीने को चीरकर ताबड़तोड़ निर्माण हुए, जिससे नींव और कमजोर हो गई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि जोशीमठ शहर के लिए बड़े कंस्ट्रक्शन खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद बड़े कंस्ट्रक्शंस यहां लगातार होते रहे। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जोशीमठ को बसाने में प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं की गई। सबसे अहम बात यह कि जब हालात विस्फोटक हो गए, यानी पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो सरकार और प्रशासन की नींद अब टूटी है। नींद टूटने के बाद भी सर्वे टीम कितनी सतर्क और मुस्तैद हैं, इसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। कैसे भूवैज्ञानिक पतली डंडी के सहारे लंबी दरार का टेस्ट कर रहे हैं। जोशीमठ शहर में हो रहे भूधसाव और घरों में आ रही दरारों का वैज्ञानिक और पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने इसको लेकर के TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि साल 2013 और 4 धाम ऑल वेदर रोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बनी हाई पावर कमेटी ने कई सिफारिशें की थी। ये भी कहा गया था कि जोशीमठ शहर क्योंकि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच है, इसलिए वहां पर जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए, लेकिन इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया गया। जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके उत्तर में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ना बनाए जाएं। जी। लेकिन इन्होंने ये कार्य जारी रखा। 1976 में एक MC मिश्रा कमेटी भी बनी थी। उसकी ये संस्तुति थी कि पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील पहाड़ है। लेकिन
सरकार किसी ना अपनी कमेटियों की सुनती है, ना सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों की संस्तुतियाँ पर अमल करती है, और अब ये मुश्किल पूरे शहर के लिए खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में जब रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार थी, उस समय 56 जल विद्युत परियोजनाओं के टेंडर निकाले गए थे। तभी आरोप लगाया गया था कि ये सभी किसी चंडीगढ़ के व्यापारियों को दिए गए हैं। इससे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। ये मामला कोर्ट में भी गया था। इससे पहले कि कोर्ट कोई फैसला देता, उस वक्त की सरकार ने अपनी फजीहत से बचने के लिए सभी 56 जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त कर दिया। आपको अभी के हालात बताएं तो फिलहाल उत्तराखंड में 70 जल विद्युत परियोजनाएं गंगा और उसकी सहायक नदियों पर हैं। इसमें 21 जल विद्युत परियोजनाएं ऑपरेशनल हैं, 5 जल विद्युत परियोजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 44 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। 44 प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं उसमें 24 राज्य सरकार के हैं, तो वहीं 20 प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र सरकार के हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको बनाने में जो विस्फोट होता है वो पहाड़ों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है।